Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. तो आज मैं लियूर द एनिमी डीपर मानवा के चैप्टर 9 और 10 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूसी बोलता है, आप चाहते हैं कि मैं खुद को सरेंडर कर दूं और एक कुत्ते की तरह जिंदगी जीऊं। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है आप मुझे मार ही डालें। तो उसकी बातें सुनकर स्याओजिंग सोचता है, आखिर ये सब बातें यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तभी यूसी बोलता है, आपको यहाँ कैपिटल में वापस आना ही नहीं चाहिए था। आपको वैसा होना चाहिए था जैसे आप पहले हुआ करते थे। इस तरह आप अपने घोड़े पर सवार होकर अपना चाबुक चलाते हुए बिना किसी पछतावे के कैपिटल को छोड़कर हुआयांग की तरफ चले जाते थे। तो स्याओजिंग सोचता है, मुझे पहले की तरह होना चाहिए। फिर क्योंकि यूसी की बातें सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होकर सोचता है, आखिर इस गेम को और इस बात को एक ही साथ क्यों खत्म होना था। फिर वो बोलता है, आज के लिए बस इतना ही। तो यूसी हंसते हुए बोलता है, तो क्या हम इस गेम को कल कंटिन्यू करें। तो स्याओजिंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये राउंड यहीं पर ख़त्म होता है और आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पीछे नहीं हटना चाहते तब तक कोई हार या जीत नहीं सकता। तो स्याओजिंग को इस तरह मुंह फुलाते हुए देखकर यूसी बोलता है, आपकी चेस खेलने की स्किल्स पहले की तरह ही बिल्कुल बेकार है। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ आपसे किसी बारे में बात करने आया हूँ। स्याओजिंग उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। तो यूसी बोलता है, मैं सोच रहा था कि क्या आपके मदर के फैमिली में से कोई मेंबर बेइजिंग में आया है या फिर ऐसा कोई आपका कजिन था जो बाहर रह रहा था। तो स्याओजिंग उसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। ये उसे फिर बोलता है, मैं हाल ही में किसी से मिला जो बिल्कुल आपके मदर की तरह दिखते थे और एक्सीडेंटली हमारे बीच फिजिकल कांटेक्ट भी हुए, पर आज मुझे ये पता चला कि वो पर्सन आपसे मिलता जुलता है। ये सुनकर स्याओजिंग ब्लश करने लगता है और वो खुद को संभालता है कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए और बोलता है, मैं भी हाल ही में बीजिंग लौटा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी है। साथ ही वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो ब्लश करते हुए कितना प्यारा लगता है। फिर यूसी बोलता है, ठीक है, पर अगर आपको वो पर्सन दिखे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करने के लिए रीजेंट पैलेस पर आना। फिर वो एक स्वीट का बाइट लेते हुए बोलता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्याओजिंग गुस्सा होकर सोचता है, उसने सुबह सुबह मेरी नींद खराब की और मेरे साथ इतना वक्त बिताया सिर्फ अपने मतलब के लिए। मेरे साथ इतना अन्याय करने के बाद भी वो मेरे मदर के बारे में कैसे सोच सकता है। बीते यादों की वजह से मुझे अभी उस पर दया आती है। फिर रात हो जाती है और इतना सारा गुस्सा करने के बाद हमारा प्यारा स्याओजिंग थक कर सो जाता है, जहाँ उसे एक सपना आता है। सपने में यूसी उसे बोल रहा था, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते है ना, तुम सिर्फ अपने भाई जांग जियो याओ पर भरोसा करते हो। तुमने तो मुझे एक बार भी मेरी वजह नहीं पूछी। तो उसका जवाब देते हुए स्याओजिंग उससे बोलता है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या तुम मुझे सच सच बताओगे। क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे सातवें भाई के मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था। मेरे सातवें भाई के मौत के बाद मेरा नौवा भाई बहुत डरा हुआ है, मतलब कि वो पर्सन जो अभी फिलहाल राजा बने हुए हैं। स्याओजिंग बोलता है, मेरे भाई की मौत की वजह से मेरा नौवा भाई बहुत डरा हुआ है, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम उसे फ्यूचर में कभी चोट नहीं पहुंचाओगे, उसे नहीं मारोगे। तो उसकी बातें सुनकर यूसी बोलता है, तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे विश को पूरा करूंगा। ये बोलकर यूसी अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास के अंदर जहर या जो भी है उसे पी जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल रहे होते हैं। वो बोलता है, तो स्याओजिंग क्या तुम अब खुश हो। और स्याओजिंग चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। और तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद से बोलता है, तो ये सच में एक सपना ही था। अगर उस वक्त मैंने उसे नहीं रोका होता तो मुझे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता। हालांकि वो पहले से ज्यादा बुरा बन चुका है, फिर भी मैं उसे मरते हुए देखना नहीं सह सकता। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, ये सोचने के बाद कि भले ही वो अब बुरा बन चुका है, फिर भी मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। स्याओजिंग उस पल को याद करता है जहाँ वो और यूसी एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने वाले थे। एक ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में लेकर यूसी स्याओजिंग से बोल रहा होता है कि आप सच में चाहते हैं कि मैं इस ग्लास के ड्रिंक को पी जाऊं। आखिरकार ये आपकी विश है तो मैं आपके विश को जरूर पूरा करूंगा। ये कहकर वो उसे पीने ही वाला होता है तो स्याओजिंग पैनिक होने लगता है और वो यूसी के हाथ को झटक देता है, जिस वजह से ग्लास नीचे गिर जाता है और सारा वाइन टेबल पर फैल जाता है। स्याओजिंग बहाने बनाते हुए बोलता है कि ये वाइन कोल्ड हो चुका है तो मैं इसे गर्म करके लाता हूँ। फिर वो वाइन के ग्लास और जार को उठा के वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो यूसी को मारने की कोशिश करने की वजह से एम्बेरस था। वो यूसी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एम्बेरसमेंट के मारे जल्दी से वहां से चला जाता है।
और यूसी बस उसे ऐसे ही जाते हुए देख रहा था जैसे उसे पता चल चुका हो कि सियाओजिंग का प्लान क्या था, जैसा उसे पता हो कि वो उसे मारना चाहता था। उस रात यूसी को जहर पीने से रोकने के बाद सियाओजिंग अपने भैया के पास जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि शायद वो उतना बुरा नहीं है जितना वो लगता है, शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है। तो उसका भाई बोलता है, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हमारे सातवें भाई का मौत का जिम्मेदार वही है। चाहे बीते दिनों में तुम्हारा रिलेशन कितना भी अच्छा हुआ करता था या तुम उसके साथ कितना भी क्लोज हुआ करते थे, तुम ये कैसे भूल सकते हो। पर तुम हमारे खून का बदला कैसे भूल सकते हो। तो सियाओजिंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। तभी उसका भाई उसकी बात बीच में काटकर बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, मुझे भी तुम्हें अपने मन के खिलाफ इस तरह कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए और इन सब में नहीं फंसाना चाहिए। फिर अपने भैया की बातें सुनकर सियाओजिंग कुछ और नहीं बोल पाता। वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसका इकलौता बचा हुआ भाई जांग फैमिली और उनका राज्य था, और दूसरी तरफ उसके बचपन का दोस्त जो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उससे कभी दूर नहीं होता। वो इन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो वो अपने भाई के आगे झुकते हुए बोलता है, मैं यूजलेस हूँ और मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। तो उसका भाई उससे बोलता है, हुआयांग के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, तो मेरे भाई मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ कि तुम जाओ और उन नज़ारों को एंजॉय करो। के बाद सियाओजिंग वहां से बाहर आ जाता है। उस दिन के बाद वो हुआयांग चला गया, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने डिसीजन से भाग रहा है और वो उन दोनों में से कोई एक चॉइस नहीं लेना चाहता। वो बस उन दोनों को सेफ रखना चाहता है। हालांकि उसे ये भी पता था कि ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी हम कुछ चाहते हैं तो बेसिकली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर यहाँ सियाओजिंग दोनों चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए ये उसके लिए आसान नहीं था। तो उसे साफ साफ पता था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक साथ दो चीज नहीं पाई जा सकती। सियाओजिंग सोचता है कि ऐसा तब तक ही मुश्किल है जब तक ये वैसा रहे जैसा उसके भाई ने बोला था, वरना अगर उसके भाई और यूसी एक साथ होते और वो उनका सुपीरियर होता तो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। फिर उसे अपने सोच पर शक भी होता है कि ये आइडिया रिडिकुलस है, क्या ऐसा सोचना बेकार है कि जब तक वो दोनों साथ में रहेंगे और वो उन दोनों का सुपीरियर होगा तो सब कुछ सही हो सकता है। क्योंकि उसके भाई और यूसी के बीच जो तकरार चल रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे उसके गले पे कोई तलवार लटक रही हो, और उसे नहीं पता कि वो तलवार कब उसके गले पर आकर गिरे। मतलब कि उसके भाई और यूसी के बीच जो तकरार है, पता नहीं वो कब भयंकर रूप ले ले। अपने भाई और यूसी के बीच के तकरार को खत्म करने के उसके जो प्लान है, उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम थे, फिर भी वो कोशिश करना चाहता था। तो इसी तरह सुबह हो जाती है और सियाओजिंग अपने कमरे में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और बोलता है, योर हाइनेस, रीजेंट प्रिंस ने आपके लिए कुछ खाने को भेजा है। फिर वो उस टिफिन के बॉक्स को वहां पर रख देता है और उसे खोलता है, तो उसे देखकर सियाओजिंग को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो पर्सन बोलता है, रीजेंट प्रिंस ने बोला कि आपको इस रेस्टोरेंट का मीट बंस बहुत पसंद आएगा और आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। तो सियाओजिंग गुस्से से बोलता है, आखिर मेरे पास ऐसी किस चीज की कमी है जो मैं इस मामूली मीट बन के लिए लालच रखता हूँ। मतलब कि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं इस छोटे से मामूली से मीट बन के लिए क्यों तरसूंगा। तो वो पर्सन फिर बोलता है, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत जगहों से बहुत सारी मीट बन्स खाई हैं, पर आखिरकार उन्हें एक ऐसा मीट बन मिला जिसका शेप, बनावट और उसकी स्मेल बिल्कुल ही सही और परफेक्ट था। यानी कि वो सियाओजिंग की बात कर रहा है कि उसने पहले भी बहुत सारे मीट बन्स खाए हैं, मतलब कि आप समझ जाओ उसने वो सब किया है, पर आखिरकार उसे सियाओजिंग मिला। मतलब कि उसे एक ऐसा मीट बन मिला जिसका आकार, बनावट और उसकी स्मेल बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब वो सियाओजिंग के बारे में बात कर रहा है। आखिर ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इनकी बातों के टोन को नहीं समझ पाएगा। वो बेचारा सर्वेंट भी बिल्कुल समझ चुका था कि यहाँ मीट बंस की बातें नहीं हो रही, इसलिए वो भी ये सब बोलने में हिचकिचा रहा था। फिर वो बोलता है, उन्हें उम्मीद है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। तो इस बातों का मतलब समझने के बाद सियाओजिंग मुंह बनाकर सोचता है, तो आखिरकार वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था जबकि उसे सच्चाई पता थी। वो सोचता है, इससे साफ साफ पता चलता है ये उसे पता था कि ये मैं ही हूँ, फिर भी उसने मुझे ना सिर्फ किसी दरिंदे की तरह ट्रीट किया बल्कि मेरे सामने शो ऑफ भी कर रहा था। फिर वो गुस्सा होकर सोचता है, मुझे तो उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो पर्सन फिर बोलता है, रीजन प्रिंस ने ये भी कहा। तो सियाओजिंग चिल्लाकर बोलता है, उसने और क्या कहा। तो वो बेचारा फ्लिंच होकर बोलता है, उन्होंने कहा कि अगर आपने उनके मीट बन प्रिंस को छुपा कर रखा है
तो प्लीज जल्दी उन्हें लौटा दीजिए। तो उसकी बातें सुनकर वो फिर सोचता है, तो इसका मतलब अभी तक उसे नहीं पता कि वो मैं ही था। मुझे यकीन है कि उसे ऐसा लगता है कि वो मीटबर्न प्रिंस मेरे किसी दूर का रिश्तेदार है, इसलिए अभी तो मैं सेफ हूँ। वक्त किसी धार तलवार की तरह होता है, मतलब कि वक्त किसी को भी बदल देता है। क्योंकि वो सोच रहा था आखिर उसके इतना प्यारा बचपन का दोस्त इतना पर्व कैसे बन गया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।